नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं 16 अक्टूबर के फर्स्ट पाली के पेपर को लेकर के आया हूं, जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है। उसके आंसर्स को डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आपने बच्चों कल मेरा डिस्कशन देखा होगा तो आपको 4 से 5 प्रश्न इस पेपर में मिले हुए हैं। कल रात में मैंने जो 15 तारीख के सेकेंड पॉली के पेपर को डिस्कस किया था आपके सामने, उसमें उस डिस्कशन में कम से कम 4 से 5 प्रश्न इसमें आ रखे हैं। ठीक है, जो कल मेरा डिस्कशन हुआ तो निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ होगा, मैं मानता हूँ। चलिए एक बार इसके आंसर की डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकली बेहतर तरीके से, फिर उसके बाद कुछ चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो याद रखना है दोस्तों कि बैंकिंग अधिनियम उपक्रमों का अधिकरण अधिनियम जो है 1969 के आसपास अधिनियम वो आया था 1969 का। और इसी समय आपको पता है कि 1969 में 14 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, यानी उन्हें नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में भी अपनाया गया था। तो इसमें आंसर के रूप में 1970 दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन होगा इसमें। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों, अगर बात किया जाए 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम कौन सा था? तो आप देखिएगा कल जो मैंने डिस्कशन किया था उस पर पहला प्रश्न का भी आंसर है और दूसरा भी है 1991 का जो नई आर्थिक नीति है। तो इसमें अगर दूसरे क्वेश्चंस पर बात किया जाए तो ये अगर बात करते हैं कि तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम कौन सा था, तो ये वैश्वीकरण के रूप में दिखाई देता है हमें। ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको एलपीजी मॉडल कल बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो याद रखिएगा। ठीक है, कल चर्चा भी हुआ था इस पर, आज यही प्रश्न सीधे के सीधे आया हुआ है जो आपको लाभ दिया होगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? दोस्तों कल इस पर प्रश्न भी आया था और मैंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम भी लिया था और कहा था इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को यह बात याद होगी। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा है तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन 1967-68 में जो आपके यहाँ हरित क्रांति हुई उसके परिणाम के लिए इन्हीं को जाना जाता है। कल के मेरे डिस्कशन में ये था, तो आपके 3 प्रश्न हुए जो कल के डिस्कशन से सीधे 1 बाय 1 रखे हुए हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी किस संविधान से प्रेरित है? अब बच्चों आयरलैंड से प्रेरित है। कल के पेपर में डीपीएसपी पर प्रश्न भी आया था, मैंने आंसर भी बताया था और चर्चा भी किया था इस आयरलैंड के बारे में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अगर आपने ये सब देखा होगा तो मेरे संविधान वाली मैराथन क्लास में भी ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। 19 में दिया गया है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने आपको बताया था इसी में मीडिया आदि की स्वतंत्रता भी है। 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। ये सारी चर्चा मैंने की थी दोस्तों। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा बी। अगला है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका हमेशा जो मंडल होता है, जैसे संसद की अगर कार्यपालिका है केंद्र की है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ अगर देखें तो इसका आंसर जेन्युइनली आंसर यहाँ पे हो जाएगा विधानमंडल। राज्य की कार्यपालिका है तो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी, तो विधानमंडल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको पता है, मैंने डिस्कस भी किया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भी प्रावधान है। 18 साल के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 326 के तहत। इसके अलावा द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो विशेषता कौन सी नहीं है? द्विस्तरीय सरकार नहीं है, बी आंसर हो जाएगा इसका। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट का होता है? तो 746 वाट का होता है दोस्तों।
इसके अलावा कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कोयले का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का भाप के रूप में रूपांतरण, तो ये एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सेम उसी रूप में जा रहा है और ये भौतिक प्रक्रिया में आ जाएगा, तो पानी का भाप के रूप में रूपांतरण जो है ये रासायनिक प्रक्रिया में नहीं गिना जाता है, याद रखेंगे। अगला है पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो ये गम्स का रोग है, मसूड़ों का रोग है, कॉमन सा प्रश्न है, सबने किया होगा। फ्लोएम एक ऊतक है जिसका संबंध किससे है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का संबंध किससे है? पौधों से है। जाइलम से जल जड़ों द्वारा शाखाओं तक पहुंचता है, फ्लोएम से भोजन जो आपके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है वो पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है, याद रखेंगे। भारत की पंचायती राज व्यवस्था, कल मैंने इस पर चर्चा भी किया था पेपर डिस्कशन के समय कि बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश पर 1957 में आपके यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। मैंने बताया था ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। कल का डिस्कशन याद करिएगा। तो यह भी प्रश्न मिला, 5 प्रश्न आपके सीधे सीधे हो गए जो कल के डिस्कशन से आए अभी तक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपको विश्वास बस रखना है, आपको लाभ होगा, ये याद रखिएगा। कौन निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है कारों की बैटरियों में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला प्रश्न है आपका, ये हिंदी का प्रश्न है, फिर पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं जो आपने किया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द 33 नंबर क्वेश्चन देखिए जीएस का। द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो पहले द अनामलाई रेंज की बात करें तो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। पहली बात तो अगर दो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हुए होंगे अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए होंगे तो। और यह जो रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है वो केरल में की गई है दोस्तों। कहाँ की गई है? केरल में की गई है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला रीजनिंग का प्रश्न है, आपने किया ही होगा 34। 35 की बात करें, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, यह अभ्यास कहाँ किया गया है यह पूछा गया है। तो याद रखिएगा यह अभ्यास INS तर्कस ने लाल सागर में, तो लाल सागर के आसपास की बात किया जा रहा है तो सूडान में किया गया है। ठीक है, किस अभ्यास का आयोजन किया? सूडान नौसेना के जहाजों अल्मास PC और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास किया गया है। 35 का ऑप्शन सूडान हो जाएगा। अगला है 36वां क्वेश्चन, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति, तो याद रखिएगा जागृति जो है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता से, याद रखिएगा। अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं तो ये लगातार आता रहता है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम, तो याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था संभाजी नगर इसका नाम करने की बात की गई थी, संभाजी नगर। हालांकि गवर्नमेंट चेंज हो गई महाराष्ट्र में, लेकिन अगर बात किया जाए कि औरंगाबाद को नया नाम क्या देने की बात की जाएगी थी? संभाजी नगर, याद रखेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन होगा इसका, ए आंसर होगा। अगला है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे यूके, आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? बहुत चर्चा में था बच्चों, बहुत ज्यादा दोस्तों यह चर्चा में था
यह शुरुआत उन्होंने किया है केरल में। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को याद रखना है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा की शुरुआत की? केरल में। बहुत चर्चा में था, न्यूज़पेपर में भी लगातार आ रहा था उस समय। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा, वज्र नाम से जो संयुक्त अभ्यास होता है वो भारत और यूएसए के बीच होता है। किसके नाम से होता है? भारत और यूएसए के बीच। याद रखिएगा, वज्र नाम से कोई भी संयुक्त अभ्यास जो हो रहा है वज्र प्रहार नाम से, वो भारत और यूएसए के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे सभी लोग, केवल बस ये दिमाग में बिठाइए, वज्र प्रहार भारत यूएसए। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस समय खेलों को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के बढ़ावा देने के लिए और भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी के लिए हर मामले में रिलायंस काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। तो इसमें अगर बात किया जाए, नीता अंबानी उससे जुड़ी भी हैं, उसमें सदस्य के रूप में भी, और वहाँ पर उनका रोल भी है। तो इसमें अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसका आंसर। बहुत चर्चा में था रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला है, जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मित्रों याद रखना है, ये समझौता ज्ञापन पर जो उन्होंने दस्तखत किए हैं वह इसरो के साथ किए हैं। किसके साथ? इसरो, क्योंकि कर्नाटक के बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है और कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो इस बेस पर भी अगर आप तर्क लगाते तो इस पर आंसर आप पहुंच सकते थे। ठीक है, यानी बिना प्रयास के भी आप करंट में नहीं भी पढ़े तब भी आप इसरो पहुंच जाते, क्योंकि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है और कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कल मैंने डिस्कस भी किया था, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है 4096 किलोमीटर। मैंने भूटान भी बताया था कल 699 किलोमीटर, और आपको अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान भी 106 किलोमीटर। ये तीन चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी डिस्कशन में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? अगला प्रश्न है, तो याद रखिएगा इस समय जेरूसलेम के रूप में वो राजधानी के रूप में अपनी बात करता है, जो लगातार विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है वहां पर। तो इसका आंसर जेरूसलेम हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, जनता की भागीदारी। तो इन सब आंसर पर अगर देखा जाए तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना। डाक कर्मयोगी यानी उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। अब एटीएम के रूप में, पैसा डिपॉजिट के रूप में, बहुत सारा काम डाक के द्वारा उनके द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है। तो विधान परिषद की बात किया जाए तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप बिहार, याद रखिएगा। इन सारे, महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो इन राज्यों में आपका है, जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन जम्मू कश्मीर जान रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। तो आंसर कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 160 आर्टिकल 169 में इसका प्रावधान है। अगला है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, 8 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को दोस्तों, कुर्ग को। अगला है, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। ठीक है, कौन सी स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है मथुरा से? तो सांझी दोस्तों, सांझी कला मथुरा से
स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, याद रखिएगा सांझी, सी ऑप्शन होगा इसका दोस्तों। अगला है 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य, बड़ा इंपॉर्टेंट सामान्य सा प्रश्न है। तेलंगाना था जो 2014 में बनाया गया था, 29वां राज्य था। हालांकि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बनाए जाने के बाद 28 राज्य ही हैं आपके, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा तेलंगाना। फिर है किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? बड़ा आसान था, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी आप याद रखते तो महात्मा गांधी आ जाएगा, क्योंकि वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते थे, अपने जीवन का सत्य लिखा था उन्होंने, तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। पुस्तक कल भी आसान पूछा था, आज भी बहुत आसान पुस्तक पूछा है, मुझे लगता है सभी लोगों ने बढ़िया किया होगा। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, वायुमंडल में ग्रीन गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है? तो याद रखिएगा ये है इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो पार्थिव विकिरण होता है, तो पार्थिव विकिरण में दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में अवरक्त विकिरण निकलती हैं, जिन्हें आपका ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में अगर बात किया जाए तो अवशोषित करता है और पूरे वायुमंडल को गर्म करता है, तो वो है अवरक्त विकिरण, याद रखिएगा अवरक्त विकिरण। अगला है वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। फिर आपका पैराग्राफ पर प्रश्न दिया है, आप कर लिए होंगे, आसान सा प्रश्न है दोस्तों। फिर पैराग्राफ पर प्रश्न है, आपने किया होगा। फिर आपके मैथ का प्रश्न है जो आपने किया होगा, ठीक है। ऑप्शन अगर पैराग्राफ पर प्रश्न देखा जाए तो बहुत आसान प्रश्न आ रखा है, आपने निश्चित रूप से अच्छा किया होगा। दोस्तों पेपर तो अच्छा आया है, आप लोगों ने अच्छा किया होगा उम्मीद है। साथ में मैं चाहूँगा आप लोग सभी लोग मेरे साथ जुड़ें और मैं आपको निश्चित रूप से हर जगह कुछ न कुछ लाभ उपलब्ध करवाऊँगा। ये मेरे परिश्रम पर विश्वास है मुझे कि मैं मेहनत करूँगा तो आपको कुछ न कुछ लाभ ही मिलेगा। कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें, कुछ अन्य चीज़ें लगातार मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक करिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़िए, पूरी तरीके से आपको लाभ प्रदान कुछ न कुछ मैं अच्छा से अच्छा लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? बड़ा आसान सा प्रश्न है, निरंजना नदी के तट पर हुआ था, याद रखिएगा। हालांकि गया में वर्तमान में पुनपुन नदी भी है, लेकिन उन्हें ज्ञान निरंजना नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन, इसमें अगर बात किया जाए सामान्य रूप में तो प्रश्न थोड़ा सा दिखने में कठिनाई हो रही है, तो मैं पढ़ देता हूँ। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कहाँ से स्थानांतरित हुई थी? थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो याद रखिएगा थानेसर से स्थानांतरित होकर के कन्नौज के रूप में वह डेवलप हुई थी। किस रूप में? कन्नौज, याद रखिएगा कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। अगला है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? बहुत फेमस है और मराठों पर मूवी भी बनी है, आपने देखा भी होगा। उसमें आप जान रहे हैं कि मराठों द्वारा ही सबसे ज्यादा गुरिल्ला या छापामार रणनीति अपनाई जाती थी शिवाजी आदि के टाइम पीरियड पर। सबसे ज्यादा शिवाजी संभाजी के समय मराठा जो है छापामारी करते थे, गुरिल्ला रणनीति अपनाते थे, क्योंकि सेना कम थी, अंग्रेजों की सेना ज्यादा थी, तो इसी बहाने से वो अटैक करते थे, जिससे वो अपने आप को मजबूत पाते थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिभा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था? तो याद रखिएगा मोम लोपी ढलाई। मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। याद रखिए पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत, लकड़ी नक्काशी, ये सब बिल्कुल नहीं हुआ था, मोम लोपी ढलाई की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। हसरत मोहानी।
बड़ा फेमस है, हमेशा याद रखिएगा। इतिहास के प्रश्न तो बहुत आसान आए हैं, सब ने बहुत अच्छा किया होगा दोस्तों। पूरी उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम हसरत मोहानी दोस्तों। अगला प्रश्न सही किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन। ठीक है, क्या था? बंगाल विभाजन दोस्तों, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905। अगला है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो आप जानते ही हैं कि लॉर्ड मैकाले और अन्य लोगों ने अंग्रेजी को ही प्रोत्साहित किया था कि हमें क्लर्क बनाने हैं भारत के लोगों को, और इन्हें केवल उतनी अपनी भाषा सिखानी है जिससे हमारी बात जान सके, हमें इनकी बात जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अंग्रेजी को ही प्रोत्साहित किया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा अंग्रेजी। ये भी सब ने किया होगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है। जिसका गलत हुआ है इसका मतलब वो कमज़ोर है, और फिर इसका मतलब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या है, आपके मार्क्स कमा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है, बस ये ध्यान रखिएगा, और मेरे साथ भी जुड़िए, लाभ होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो ये था, अगर देखा जाए, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। बहुत चर्चा में था द्वैध शासन का उन्मूलन, 1919, 1935, ये सब चर्चा में है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? अब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब विवाद हो गया था, तो उसी समय अगर बात किया जाए, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है, अगला है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? देखिए, खिलाफत आंदोलन का सही पूछे, हमारे देश से कोई संबंध नहीं था। तुर्की के खलीफा और अन्य चीज़ों को लेकर के विवाद हुआ था, और वही आंदोलन उठा था। लेकिन भारत के मुस्लिम उसके प्रति थोड़ा सा लगाव रख रहे थे, तो गांधी जी ने सोचा कि ये अच्छा समय है जब हिंदू और मुस्लिमों की एकता कायम की जा सकती है, आपस में भाईचारा बना करके उन्हें एक साथ संगठित किया जा सकता है, जिसका लाभ भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मिल जाएगा। तो इसके पीछे गांधी जी इसीलिए परेशान थे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए उन्होंने इसका साथ दिया था, खिलाफत आंदोलन को उठाया था। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छी कहानी है इसके पीछे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने प्रयास किया था। आगे आइए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? मैंने ये भी डिस्कस किया है दोस्तों भूगोल के मैराथन क्लास में, कि थार का रेगिस्तान है जहां पर दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है, रात का एकदम कम होता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो तापांतर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा थार के रेगिस्तान में। तो थार का मरुस्थल सबसे इम्पोर्टेंट है, और विश्व का सबसे ज्यादा घना बसा मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। ठीक है, ये सबसे कम वर्षा भारत के अंदर अगर देखा जाए तो लद्दाख के बाद दूसरे स्थान पर थार आता है। सब चर्चा किया था मैंने मरुस्थल में अपने मैराथन क्लास में, आपने निश्चित रूप से सही किया होगा। अगला प्रश्न भी मैंने चर्चा किया था कि विश्व में कितने टाइम जोन है? तो 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, क्योंकि 360 डिग्री है, भारत में 24 घंटे होते हैं, और एक दिन 24 घंटे का होता है। सामान्य रूप में 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो उसी को आधार बना करके 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। अब भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री भी मैंने बताया था, 5.5 घंटे आगे है, जिस पर कल भी प्रश्न आ चुका है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन टाइम भी बताया था, जिस पर कल प्रश्न आ चुका है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये सब मेरे द्वारा डिस्कस किए गए प्रश्न थे। निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ होगा अगर आपने वो वीडियो देखा है। विश्वास के लिए अगर किसी को लग रहा है कि मैंने सारी चीज़ें नहीं की है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, और उसमें आपको मिल जाएगा कि सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, बता रखी हैं।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी यह प्रश्न सही होना चाहिए। देखिए, पहला है रुग्णता। रुग्णता का मतलब कमजोरी, बीमारी। दूसरा है प्रवसन यानी माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब बताओ, एक जगह से कोई कुछ लोग दूसरी जगह जाकर के बस रहे हैं तो जनसंख्या परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगला है तीसरा, मृत्यु। कुछ लोग मौत हो जाएगी तो मरने से लोगों की जनसंख्या प्रभावित हुई या नहीं? कम हो गई तो प्रभावित हुई। चौथा है जन्म। तो जन्म से भी प्रभावित होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो जन्म मृत्यु प्रभावित कर रहा है, अब प्रवसन यानी माइग्रेशन प्रभावित ही कर रहा है, क्योंकि एक जगह से स्थान जनसंख्या कम होगी दूसरी जगह बढ़ेगी। और रुग्णता, बीमारी आदि से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है, कमजोरी, बीमारी, रुग्णता से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो लॉजिक रूप से यह प्रश्न सभी का सही होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा ठीक है तो ठीक है। ये तो मुझे लगता है किसी का नहीं गलत होना चाहिए। अगर आप में से जिसने पेपर दिया है गलत हुआ है तो समझ लीजिए। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। मैंने बताया भी था कि कावारत्ती के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है, और मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में अगर जाएंगे तो मालदीव देश है। और मैंने बताया था कि मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों, हर पेपर में मेरे लगभग 9 से 10 प्रश्न, एकदम कम समय था, लास्ट मोमेंट में मुझे थोड़ा सा वक्त मिल पाया, जो मैं आपके साथ लाइव आया, मैंने डिस्कस किया ओरली। लेकिन उसमें से हर पेपर में आपको 7 से 8, 9, 10 प्रश्नों का लाभ हुआ है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कहा था कि एक बच्चा भी देखेगा तो लाभ मिलेगा। तो मेरे साथ जो जुड़े थे उन्हें निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा। और मैं चाहूँगा कि जिन्हें लाभ हुआ है वो कम से कम इस बात को सभी को बताएं, जिससे अन्य लोग भी लाभ ले सके आगे आने वाले किसी हर पेपर में। ठीक है, सभी लोग मुझसे जुड़ सकें। मैं भी चाह रहा हूँ आप मुझसे जुड़िए। मेरे द्वारा जितना अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी। अगला है, स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो दोस्तों, यह चौथी पंचवर्षीय योजना की बात है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना की बात है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो याद रखिएगा, निजी रूप से या आप कुछ लोग मिलकर के किस क्षेत्र में जा सकते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र माने सरकार, राज्य वाले उद्यम माने सरकार। तो निजी क्षेत्र ही तो आया। तो लॉजिक रूप में जाएंगे तो बड़ा आसान प्रश्न है, निजी क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये एकदम कॉमन रूप में कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जो सब लोगों ने सही किया होगा। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षावन। भूगोल के मैराथन क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है दोस्तों। अमेजन वर्षावन 0 डिग्री पर दक्षिण अमेरिका में समानांतर रूप में बहते हुए 0 डिग्री पर इसका डेल्टा बनता है अमेजन का। चारों तरफ के वर्षा क्षेत्र को सेलवास कहते हैं। सर्वाधिक घना जंगल क्षेत्र है। सब कुछ बताया था। सबसे चौड़ी नदी है, सबसे ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सारा चीजें मैंने डिस्कस करी थी। निश्चित रूप से यह प्रश्न भी आपको मिला है। तो इसी के साथ ही आपके जीएस के सारे प्रश्न रहे। तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। साथ में मैं कहूंगा आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। और निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी ही मैं करेंट अफेयर्स की श्रृंखला ला रहा हूँ, जो डेली एक करेंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में लाभ मिल सके। तो आने वाले एग्जाम के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और कुछ न कुछ चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे, शुभ रात्रि, सब खैर।